हाय एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो हम ये पहले बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में ही देख चुके हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है। लिक्विड सॉल्यूशन हमारा वो होता है जिसमें सॉल्वेंट है वो लिक्विड हो, यानी सॉल्वेंट तो लिक्विड हो लेकिन सोल्यूट कैन बी गैसियस, लिक्विड और इन सॉलिड स्टेट। सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है बट सोल्यूट कैन बी गैस, लिक्विड और सॉलिड, इनमें से कुछ भी हो सकता है। सोल्यूट लेकिन सॉल्वेंट लिक्विड हो तो उनको बोलते हैं हम लिक्विड सॉल्यूशन। तो गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, इस कॉन्सेप्ट को हम प्रीवियस वीडियो में अच्छे से देख चुके हैं हेनरीज लॉ में। हेनरीज लॉ इसमें अच्छे से स्टडी कर चुके हैं गैस इन लिक्विड। आज हम करेंगे, अब जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो आज वाली वीडियो में कवर करेंगे लिक्विड एंड लिक्विड, और सॉलिड इन लिक्विड हम ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो बात आती है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। एक बार ये समझ लेते हैं फिर अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहले कि वेपर प्रेशर क्या होता है। एक सेटअप डिजाइन कर लेते हैं इस तरह से कि एक क्लोज्ड कंटेनर है, उसको हम ऐसे, एक डिवाइस होता है मैनोमीटर जो वेपर प्रेशर को मेजर करने के काम आता है, उससे ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये हमारा मैनोमीटर एक डिवाइस होता है टू मेजर वेपर प्रेशर। ये क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड या फिर सॉल्यूशन है। एक लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता, या तो एक प्योर लिक्विड मान लो चाहिए एक सॉल्यूशन मान लो, पर सॉल्यूशन है उसमें भी वोलेटाइल लिक्विड जरूर है। ठीक है, मतलब कि कुल मिला के ये वोलेटाइल नेचर का है हमारा। जो भी हमने ये अपना सैंपल लिया है इसमें जो लिक्विड है वो वोलेटाइल नेचर का है। वोलेटाइल नेचर का है तो क्या होगा, ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा, इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा पार्टिकल्स का। तो इवेपोरेशन होगा तो ये मैनोमीटर है, ये एक लिक्विड से भरा होता है ऐसे, मेनली ये मरकरी होती है। ठीक है, मरकरी वेपर। तो इसमें ये होता है कि जैसे जैसे ये वेपर बढ़ेंगे, इवेपोरेशन शुरू होगा, वेपर्स बढ़ेंगे तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और इसका लेवल है वो राइज अप होने लगेगा ऊपर की ओर। इसका लेवल राइज अप होने लगेगा जैसे जैसे ज़्यादा अमाउंट में जो लिक्विड पार्टिकल है वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे तो ये लेवल राइज अप होने लगेगा। तो एक जैसे जैसे राइज होगा तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये स्टॉप हो जाएगा, यानी मान लो यहाँ तक आया राइज होते और ये स्टॉप हो गया, इसके बाद ये राइज अप नहीं हुआ। तो उस वक्त क्या होता है कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन की, वापस से वेपर से लिक्विड बनना और लिक्विड से वेपर बनना, इन दोनों प्रोसेस के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन की। तो उस कंडीशन पे, मतलब इक्विलिब्रियम पे कितना प्रेशर एक्सर्ट किया वेपर्स ने, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे वेपर्स ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया, इसकी क्या वैल्यू आई, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, कब, when vapors are in equilibrium, vapors are in equilibrium with liquid, या फिर सॉल्यूशन फॉर्म है, प्योर लिक्विड है या फिर एक सॉल्यूशन है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर temperature, then the pressure is known as vapor pressure, then the pressure is known as vapor pressure. So the pressure exerted by vapors when vapors are in equilibrium with liquid, then the pressure is at, मतलब at particular temperature, then that pressure is known as vapor pressure. तो ये हो गया हमारा vapor pressure। अब हम करते हैं जो आज का मेन टारगेट है, vapor pressure of liquid in liquid, vapor pressure ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, या फिर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन भी बोलते हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, यानी सोल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है। और इसके इसी टर्म में हम पढ़ेंगे हम ना अपना रोल्स लॉ,
रोल्स लॉ, 3 वोवल्स एक साथ है, AOU, रोल्स लॉ। और इसी को रोल्स लॉ ऑफ वोलेटाइल सोल्यूट भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं ये भी आगे देखेंगे। सोल्यूट भी लिक्विड है, सोलवेंट भी लिक्विड है, सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं और दोनों ही वोलेटाइल है, बोथ आर वोलेटाइल। दोनों वोलेटाइल है, दोनों वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, दोनों वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, ईच फॉर्म वेपर्स, दोनों वेपर्स में कन्वर्ट होंगे तो दोनों ही वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, व्हेन इक्विलिब्रियम is reached, each component exert a vapor pressure दोनों ही कंपोनेंट, सोल्यूट भी सोलवेंट भी, एक वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जिसको कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड होता है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये दिया था हमें रोल्स ने, रोल्स लॉ। ठीक है, रोल्स लॉ, तो रोल्स लॉ के नाम से फेमस है। तो रोल्स लॉ क्या कहता है कि मान लो अपने पास एक प्योर कंपोनेंट है ए, प्योर ए कंपोनेंट है, प्योर बी कंपोनेंट है, मतलब कि प्योर ए है, इस टाइम इसका एक वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि दोनों वोलेटाइल ले रहे हैं हम, दोनों ही वोलेटाइल है, तो इस टाइम इसका एक वेपर प्रेशर होगा, यानी प्योर ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर PA0 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी कंपोनेंट PB0 से। ये कांस्टेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये वैल्यूज कांस्टेंट होती है सभी लिक्विड की। तो इनको मिक्स किया और एक सॉल्यूशन बना दिया, A प्लस बी मिक्स किया, तो इसमें ये सॉल्यूशन है, दोनों ही वोलेटाइल है, तो यहाँ पे वेपर्स आएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक क्लोज कंटेनर, एक वेपर्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेपर्स जो होंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे A के वेपर्स भी होंगे और B, क्योंकि दोनों ही वोलेटाइल है, दोनों के ही होंगे, जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा उसके वेपर्स ज़्यादा होंगे, मतलब जो ज़्यादा वोलेटाइल है उसमें वेपराइजेशन इवेपोरेशन फास्ट होगा और उसके जो वेपर्स की कंसनट्रेशन वो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। तो इस यहाँ पे जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा ए का, उसको PA से डिनोट किया है, मतलब प्योर फॉर्म में तो PA0 से, लेकिन यहाँ पे PA इसको कहेंगे पार्शियल, टोटल वेपर प्रेशर में से ए का कितना पार्ट है, तो इसको कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए। ऐसे ही PB पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब ये हमारा लिक्विड था, लिक्विड में ए का मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया है XA से, कि ए के कितने मोल्स है, बी के मोल फ्रैक्शन को XB से। तो रोल्स लॉ क्या कहता है, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम एक डेफिनेशन लिखें, रोल्स लॉ कहता है इन अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, इन अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, दोनों ही वोलेटाइल है, वोलेटाइल लिक्विड्स, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, द पार्शियल वेपर प्रेशर of each component of solution, each component of solution is equal to product of the mole fraction of that component, mole fraction of that component in solution and किसके प्रोडक्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट in
प्योर स्टेट। अब हमने दो लिए थे लिक्विड, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। ए का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर था वो पी ए नोट, बी का पी बी नोट। ए के जो मोल फ्रैक्शन थे सॉल्यूशन में उसको एक्स ए से रिप्रेजेंट किया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को एक्स बी से रिप्रेजेंट किया है। तो इनका जो फिर अभी इनको जब लिक्विड इनका जब सॉल्यूशन बना दिया गया है तो उस कंडीशन में जो वेपर्स होंगे उन वेपर्स का पार्शियल प्रेशर यानी ए के वेपर्स का पार्शियल प्रेशर यानी पी ए, इट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। दिस इज रोल्स लॉ। ऐसे ही हम बी के केस में लिखेंगे तो बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा इट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। तो ये है हमारा रोल्स लॉ। रोल्स लॉ ये कहता है दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट of solution is equal to product of mole fraction of that component in solution and vapor pressure of that component in pure state। ठीक है, फिर अब निकालेंगे टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा। ये जो सॉल्यूशन है इसमें ए का भी वेपर प्रेशर है, बी का भी, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा। तो वो दिया था डाल्टन ने। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, टोटल वेपर प्रेशर over a solution, total vapor pressure over a solution will be sum of partial pressures of components of solution, will be sum of partial pressures of components of solution। सॉल्यूशन किससे बना है, किन किन कंपोनेंट से बना है, उन कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर का सम, यानी जो टोटल प्रेशर आ जाएगा यानी पी, टोटल प्रेशर पी टोटल, इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इट्स कंपोनेंट यानी पी ए प्लस पी बी। टोटल प्रेशर आ जाएगा पी ए प्लस पी बी। तो इनकी अगर वैल्यू रखे तो पी टोटल हो जाएगा हमारा पी ए यानी एक्स ए पी ए नोट प्लस एक्स बी पी बी नोट। हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, हम पहले देख चुके हैं ये। तो यहाँ पे मैं एक्स ए को लिख सकती हूँ 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी, या फिर एक्स बी को लिख दो 1 माइनस एक्स ए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने लिख लिया एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी पी ए नोट प्लस एक्स बी पी बी नोट। सोल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, पी ए नोट माइनस एक्स बी पी ए नोट प्लस एक्स बी पी बी नोट। ये हो गया हमारा पी ए नोट, और यहाँ से हम एक्स बी कॉमन ले ले तो बस पी बी वाला प्लस का पी बी नोट, पी ए नोट माइनस में और एक्स बी कॉमन ले। तो ये आ गया हमारा पी टोटल, पी टोटल आ गया हमारा। तो इससे हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर। इस तरह से ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन गई। लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे c होता है इंटरसेप्ट, m होता है हमारा स्लोप, और x और y के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। तो ये कुछ ऐसा है कि ये y एक्सिस पे लेंगे, x भी x एक्सिस पे, ये हमारा स्लोप हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरसेप्ट। तो दोनों के केसेस में निकल सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे तो हमने एक्स ए की वैल्यू रखी, अगर एक्स बी की रख देते 1 माइनस एक्स ए तो उसकी टर्म में निकलता। तो एक ग्राफ प्लॉट करता है तो ग्राफ इस तरह का आता है। इधर मान रहे हैं कि ये है वेपर प्रेशर, इधर मोल फ्रैक्शन एक्स एक्सिस पे, ये वो पॉइंट है जहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 1 है, यानी सारे ही मोल्स ए कंपोनेंट के हैं, एक्स बी की वैल्यू 0। फिर इसमें एक्स बी ऐड करते गए, यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू 1 है, यानी सारे ही जो मॉलिक्यूल्स है वो बी लिक्विड के हैं और एक्स ए यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे क्योंकि प्योर बी प्रेजेंट है तो बी का एक पार्शियल प्रेशर होगा,
प्योर बी प्रेजेंट है तो यहाँ पे एक इसका लिख दिया पीबी नोट। ऐसे यहाँ पे प्योर ए प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो प्योर ए कंपोनेंट का होगा पी ए नोट। तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये इक्वेशन आती है हमारी इसकी कि पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, कि यहाँ पे प्योर पी ए नोट था, जैसे जैसे इसमें हम ऐड करते गए बी तो हमारी ये इस तरह की इक्वेशन आ जाती है। तो अगर हम इसको देखें इधर से, यानी हम लेफ्ट से देखना शुरू करें राइट की तरफ, तो हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप आ रहा है। अगर हम यहाँ से देखना शुरू करें राइट से लेफ्ट की तरफ तो स्लोप है वो नेगेटिव आ रहा है। तो ये कंक्लूजन निकला इसका, वो हम आगे देखेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ये वाली जो एक लाइन बनेगी यहाँ से, तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्स ए 0 है, यहाँ पे एक्स ए 1 है। ये वाला जो लाइन है ये करस्पॉन्ड करता है पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नोट, यानी एक्स ए की वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नोट। ये वैल्यू 1 है तो पी ए नोट विल बी इक्वल टू पी ए विल बी इक्वल टू पी ए नोट। और जब एक्स ए की वैल्यू 0 है देन इट विल बिकम 0, यानी वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी इस वक्त 0। ऐसी ये वाली लाइन होगी पी बी इज इक्वल टू एक्स बी पी बी नोट, कि एक्स बी की वैल्यू 1 है तब पी बी की वैल्यू पी बी नोट है, और जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो पी बी हमारी 0 होगी। तो ये है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रोल्स लॉ का। इससे फिर कुछ कंक्लूजन निकलते हैं, एक बार इसको आगे और ड्रॉ कर लेते हैं फिर इसके कंक्लूजन देखते हैं। इस तरह का ग्राफ आया हमारा, यहाँ पे प्योर ए है, प्योर ए का वेपर प्रेशर, प्योर बी का वेपर प्रेशर, एक्स बी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एक्स ए 0 है एंड एक्स बी की वैल्यू 1 है। ये करस्पॉन्ड कर रहा है टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी को। ये पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नोट एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट पी बी एक्स बी इंटू पी बी नोट। तो क्या क्या कंक्लूजन निकले हैं? सबसे पहला तो ये है कि जो रोल्स लॉ है इट इज अप्लीकेबल ओनली इफ टू कंपोनेंट्स फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, यानी वो कम्प्लीटली मिसिबल होने चाहिए, दोनों लिक्विड शुड बी कम्प्लीटली मिसिबल। तो हम लिखेंगे रोल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली if two components form homogeneous mixture। homogeneous का मतलब क्या है? completely miscible हो, homogeneous mixture। अगर वो immiscible है तो रोल्स लॉ applicable नहीं होगा। सेकंड कह रहा है the total vapor pressure over the solution can be related to mole fraction of any one component। हमने ये जो इक्वेशन पढ़ी, कह रहा है कि total vapor pressure over the solution can be related to the mole fraction of any one component। सिर्फ किसी एक कंपोनेंट से रिलेशन में हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे भी है कि यहाँ पे दोनों के हैं, पर अगर दोनों में से एक की वैल्यू पुट कर दे दूसरे की फॉर्म में, यानी एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी पुट कर दे या एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए पुट कर दे, तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये क्या कहता है? टोटल वेपर pressure over the solution can be related to the mole fraction of any one component। नेक्स्ट है, कह रहे टोटल वेपर प्रेशर वेरीज लीनियरली वेरी करता है विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपाउंड। टोटल वेपर प्रेशर वेरीज लीनियरली with the mole fraction
ऑफ एनी वन कंपाउंड, कंपोनेंट दोनों में से किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के साथ लीनियरली वेरी करता है हमारा टोटल वेपर प्रेशर। फोर्थ है डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन में इंक्रीज और डिक्रीज लीनियरली। देखो एक बार लिख लेते हैं फिर समझते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ depending upon the vapor pressures of the pure component, total vapor pressure over the solution, total vapor pressure over the solution में इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज with increase in mole fraction, with increase in mole fraction of component। इसका क्या मतलब है? ये ऐसे कह रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर पे। देखो इधर हम क्या देख रहे हैं कि पी ए नोट है, इट इज लेस देन पी बी नोट, यानी पी ए का वेपर प्रेशर पी बी के वेपर प्रेशर से कम है, सॉरी ए का वेपर प्रेशर बी के वेपर प्रेशर से कम है, तो यानी जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा वोलेटाइल है, ठीक है, वो ज़्यादा वोलेटाइल है। तो जब प्योर ए प्रेजेंट था तो वेपर प्रेशर इतना था, जैसे ही इसमें बी ऐड करते गए, बी ऐड कर रहे हैं जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है ए से, तो बी ऐड करते जा रहे हैं, ये हमारा सॉल्यूशन है प्योर ए है, ठीक है, इसका एक वेपर प्रेशर। जैसे ही इसमें हम बी ऐड कर रहे हैं और बी का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है इससे, तो जो टोटल वेपर प्रेशर है ओवर द सॉल्यूशन ये इंक्रीज हो जाता है, टोटल वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे बी को ऐड करते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे बी, यहाँ पे ये बीच का पॉइंट है, यहाँ पे क्या है कि हमारा एक्स ए बी 0.5 है, एक्स बी भी 0.5 है, यानी हाफ ये, तो जैसे जैसे इसमें बी और ऐड करते जा रहे हैं, ए में बी ऐड करते जा रहे हैं, तो हमारा टोटल वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से बात करें कि पी बी है, बी का वेपर प्रेशर ज़्यादा था, हम बात करें प्योर बी, वेपर प्रेशर बी का ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे इसमें हमने ए ऐड किया, ए लिक्विड ऐड किया जिसका वेपर प्रेशर कम है, तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा जैसे जैसे हम ए ऐड करेंगे। तो यही कह रहे हैं कि डिपेंडिंग अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, कि प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर पे डिपेंड करेगा वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज। अगर हम कोई ऐसा ऐड कर रहे हैं जिसका वेपर प्रेशर कम है पहले वाले से, तो वो डिक्रीज होता चला जाएगा। अगर कोई ऐसा लिक्विड ऐड कर रहे हैं जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो टोटल वेपर प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये कह रहा है डिपेंडिंग अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन में इंक्रीज भी हो सकता है और में डिक्रीज विद इंक्रीज इन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। इसमें भी हम देख रहे हैं कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रहा है, यानी जो स्लोप है हमारा वो पॉजिटिव है, और जब हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो स्लोप हमारा नेगेटिव है, यानी हमारा जो ओवरऑल वेपर प्रेशर है वो टोटल वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। फिफ्थ कंक्लूजन है the composition of vapor phase in equilibrium with solution can be determined from the partial pressures of two components, किस तरह से? ये लिक्विड है हमारा, सॉल्यूशन है ए और बी का, इसमें ए के मोल फ्रैक्शन को हमने एक्स ए से रिप्रेजेंट किया है, बी के मोल फ्रैक्शन को एक्स बी से रिप्रेजेंट किया, लेकिन जब ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो वेपर है वो यहाँ पे ए के भी वेपर है, बी के भी वेपर्स है, तो ए के वेपर्स को के मोल फ्रैक्शन को वाई ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज,
ये वाई बी है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज। लिख लेते हैं एक बार, वाई ए है मोल फ्रैक्शन, ये तो है सॉल्यूशन फेज के और ये है वेपर फेज में, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। वाई बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। तो हम कह रहे हैं कि इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाए तब हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट, यानी पी ए एंड पी बी, इनके पार्शियल, ए का पार्शियल प्रेशर बी के पार्शियल प्रेशर, इनका यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो वाई ए है वो इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन है प्रेशर की टर्म में, प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी टोटल, ऐसे ही बी का वेपर प्रेशर ऑफ बी इन, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, वेपर प्रेशर ऑफ बी एंड टोटल वेपर प्रेशर, पी बी बाय पी टोटल। तो यानी कि अगर हमें ये चीज़ और ये चीज़ गिवन है तो भी हम किसी भी लिक्विड का वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं, वाई ए इंटू पी टोटल। ये दो चीज़ गिवन है तो इस तरह से भी वेपर प्रेशर निकाला जा सकता है। पी बी हो जाएगा वाई बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज मल्टीप्लाई बाय पी टोटल। तो ये हो गया हमारा। तो ऐसे ही किसी भी ith कंपाउंड का निकालना हो, partial vapor pressure of ith component in a solution is equal to mole fraction of ith component in vapor phase multiply by total vapor pressure। ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस केस में जो रोल्स लॉ है, रोल्स लॉ है उसको रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, वोलेटाइल सोल्यूट भी कहते हैं। अगर इस तरह से आ जाए एक्सप्लेन रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, तो यही एक्सप्लेन करना है लिक्विड इन लिक्विड वाला, क्योंकि इसमें क्या है कि सोल्यूट सोलवेंट तो हमारा लिक्विड ही रहेगा, चाहे वो लिक्विड इन लिक्विड हो, चाहे लिक्विड इन लिक्विड इन लिक्विड हो, चाहे सॉलिड इन लिक्विड हो, सोलवेंट तो वोलेटाइल रहेगा। लेकिन जब सोल्यूट भी हमारा वोलेटाइल है तो ये वो वाला रोल्स लॉ है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जब कि सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के केस में, तो सॉलिड तो हमारे वोलेटाइल्स नहीं होते, तो उस केस में हो जाता है हमारा रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज इस वाले के बेसिस पे जो हमने ये इक्वेशंस की है, सब इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कहता है हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। हेप्टेन है एंड ऑक्टेन है, दो लिक्विड्स है, वोलेटाइल लिक्विड एक आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। एंड एट 373 केल्विन वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स ऑफ कंपोनेंट, ये गिवन है, दोनों के वेपर प्रेशर गिवन है। यानी अगर मैं हेप्टेन को मैं चलो ए से डिनोट कर रही हूँ पूरे में, तो हेप्टेन को तो ए से और ऑक्टेन को ले लेते हैं बी से। तो जो पी ए नोट है यानी वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन इज 105 किलो पास्कल एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी, यानी जब ये प्योर फॉर्म में थे तब ऑक्टेन का वेपर प्रेशर है 46.8 किलो पास्कल। फिर आगे कह रहे हैं व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर, टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। जो जब इनको मिक्स कर दिया जाए तो उस वक्त उस मिक्सचर का कितना वेपर प्रेशर होगा वो निकालना है। और ये गिवन है कि हेप्टेन है वो 26 ग्राम है और ऑक्टेन है 36 ग्राम। तो अब हमें पहले मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोलर मास निकालना जरूरी है, क्योंकि गिवन मास गिवन है, मास ऑफ ए, मास ऑफ बी, मास ऑफ ए गिवन है 26 ग्राम, मास ऑफ बी 35 ग्राम। एक बार मोलर मास निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ ए यानी हेप्टेन, हेप्टेन क्या होता है C7H16, ये हेप्टेन होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 7 × 12, 7 कार्बन प्लस 16, 84 प्लस 16। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल।
ये हमारा हेप्टेन का मोलर मास आ गया। अब ऑक्टेन का मोलर मास ऑफ बी यानी ऑक्टेन C8H18, तो ये हो जाएगा 8 × 12 + 18। जब सोल्व करेंगे तो 96 + 18 4 114 ग्राम पर 114 ग्राम पर मोल, ये आ गया हमारा मोलर मास दोनों का। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं ए के, Na गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कैसे होते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। तो हेप्टेन के केस में गिवन मास 26, मोलर मास 100, तो सोल्व करेंगे तो 0.26 ये आ गए मोल्स। ऐसे ही अगर बी के निकालेंगे तो बी के हो जाएंगे गिवन मास बाय मोलर मास 114। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.31 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आ गए दोनों के। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यानी 0.26 by 0.26 plus 0.31. When we will solve it, it comes out to be 0.456, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो या तो हम ऐसे निकाल दें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन इजी पड़ेगा, इसको ऐसे कर देते हैं एक्स बी इक्वल टू 1 - एक्स ए, तो 1 - 0.456 and it comes out to be 4 and 5। ये मोल फ्रैक्शन आ गया बी का। अब हमें पी निकालना है, टोटल पी, तो उसके लिए क्या होगा? पी ए प्लस पी बी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए निकाल लेते हैं। इट कम्स आउट टू बी एक्स ए इंटू पी ए नोट। एक्स ए है 0.456 एंड पी ए नोट इज 105 किलो पास्कल। तो ये तो यूनिट लेस है, ये किलो पास्कल में, तो आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 105, सोल्व करेंगे तो 47.97 किलो पास्कल आंसर आ जाएगा। ऐसे ही पीबी का आएगा एक्स बी इंटू पी बी नोट। एक्स बी हैज़ 0.544 and PB note is 46.8. Then we will solve it. It comes out to be 25.46। ये आ गया। तो टोटल प्रेशर आ जाएगा जो निकालना है हमें, what will be the vapor pressure of mixture? Then it comes out to be PA plus PB। PA is 47.97 plus 25.46 and it comes out to be 73.43 किलो पास्कल। ये आ गया हमारा टोटल प्रेशर। तो इसमें ये एक चीज और नहीं पूछ, अगर ये पूछ ले कि मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन इन वेपर फेज यानी YA पूछ ले, YA मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन इन वेपर फेज, ये तो सॉल्यूशन फेज के है, लेकिन वेपर फेज में पूछ ले तो कैसे निकालते हैं हम? PA अपॉन PA प्लस PB। PA कितना आया? 47.97 और PA प्लस PB टोटल आया 73.43। तो इसको सोल्व करके ये आंसर आ जाएगा। तो ये यूनिट लेस होगा, ऊपर किलो पास्कल नीचे भी। ऐसे ही बी का भी निकाल सकते हैं अगर पूछा हो तो, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन इन वेपर फेज, तो PB बाय PA प्लस PB, देन इट कम्स आउट टू बी 25.46 बाय टोटल कितना हो गया 73.43। ऐसे आ गया। फिर इसको 1 में से 1 - YA कर दो तो भी YB की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।